हर बार की तरह आज फिर हम अपनी ज्योग्राफी की क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हैं और वही सामान्य निर्देश जो हम हर बार बताते हैं कि पहले आप अपनी स्क्रीन को देख लीजिए। यदि आपको ठीक से दिखाई या सुनाई ना दे रहा हो तो आप इसको रिफ्रेश कर लें और अपनी कक्षा को पूरी स्क्रीन पर देखें। जो विंडो के नीचे स्क्वायर का जो बटन है इसको क्लिक करके बड़ा कर लें और एक बात विशेष तौर से ध्यान रखें कि चैट बॉक्स में केवल और केवल विषय से संबंधित ही प्रश्न पूछें, क्योंकि अक्सर हम बताते हैं कि अगर आपकी अनावश्यक बातें होती हैं तो उन बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं जिनकी उन बच्चों को आवश्यकता होती है, उनके रिप्लाई वो चाहते हैं। तो प्लीज़ इसका आप ध्यान रखेंगे। प्यारे बच्चों, हम कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं और अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है और इसके लिए जो आवश्यक कदम है उठाने हैं, उनमें जैसे आप घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें और सभी सामाजिक स्थानों पर या जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय-समय पर जहाँ भी आपको मौका मिले अपने हाथों को साबुन से धोएँ और साफ-सफाई रखें। तभी हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं और इसमें आपको सभी का सहयोग जो है वो अति आवश्यक है। प्यारे बच्चों, इस पूरी कक्षा में अगर कहीं कोई आपको फैक्चुअल एरर मिलता है या कोई गलती से हमारे बोलने में कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको हमें ज़रूर बताएँ। अगली क्लास में हम उसको आपको क्लियर कर देंगे। हमारी जो आज की जो क्लास है वो हमारा मिनरल और एनर्जी रिसोर्स या खनिज और ऊर्जा संसाधन को हम कंटिन्यू करेंगे और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारी सरकार ने दिल्ली में जो पॉल्यूशन को कम करने के बहुत सारे कदम उठाए हैं और उठा रही है और उसी कड़ी में एक कैंपेन चल रहा है। जो रेड लाइट पर जब आप लोग होते हैं तो अपने वाहनों को वहाँ पर बंद कर लें, क्योंकि अनावश्यक रूप से अगर हम गाड़ियों को स्टार्ट रखते हैं तो उससे पॉल्यूशन भी होता है और हमारे जो एनर्जी के जो रिसोर्स हैं, जो पेट्रोल है, वो भी हमारा यूज़ होता है। तो एक ये बहुत बढ़िया एक उपाय है एनर्जी को सेव करने का और अपनी दिल्ली को, अपनी प्यारी सी दिल्ली को पॉल्यूशन से बचाने का। तो इसमें आप एक नागरिक की हैसियत से सहयोग भी दे सकते हैं और अपने आज के टॉपिक के हिसाब से अपने ऊर्जा के जो संसाधन हैं उनकी बचत को का भी एक उदाहरण आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जब आप रेड लाइट पर हैं तो आपको जैसी रेड लाइट ऑन होगी आपको अपनी गाड़ी को ऑफ कर लेना। तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। आप अपनी टीम ज्योग्राफी से वाकिफ़ हैं और क्योंकि पिछले हफ्ते क्लास नहीं हुई तो आप को मैं थोड़ा-सा परिचय करा दूँ। पूनम नेगी मैडम, मैं अबरार अहमद, वंदना मैडम, दीनू दलाल मैडम और आशीष जी और मीनाक्षी, ये हमारी टीम ज्योग्राफी है जो आपके लिए तैयार है। बस आपको इंतज़ार रहता है कि हमारी जो क्लास की शुरुआत होती है वो भारत दर्शन से होती है और उसी में मैं बिल्कुल मुझे ध्यान आ रहा है कि आप उसका वेट करते हैं। तो चलते हैं और हम भारत दर्शन यात्रा का पहले आनंद लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी क्लास पर चलेंगे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आपने अपना फेस्टिव सीज़न बहुत सावधानी से बहुत एंजॉय किया होगा और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम फिर से आ गए हैं लेकर के अपना भारत दर्शन। और आज देखें कहाँ लेके जाने वाली है हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस। आज हम पहुंचे हैं मुन्नार। मुन्नार केरला का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जो जाना जाता है अपने टी गार्डन्स, अपने मिस्टी फॉरेस्ट और अपनी अद्भुत नेचुरल सुंदरता के लिए। इसको कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ की सुंदरता आपका मन मोह लेगी। साथ ही इसको मिस्टी फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अक्सर कुहासा छाया रहता है। तो बढ़े आगे अपनी यात्रा में। यहाँ पर हम सबसे पहले पहुँचे हैं इको पॉइंट। इको पॉइंट 600 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अगर आप आवाज़ लगाएंगे तो पहाड़ों की संरचना इस प्रकार है कि वो आवाज़ चारों दिशाओं से लौट करके आप तक वापस आएगी, जिस फिनोमिना को हम कहते हैं इको। तो उसी के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा है इको पॉइंट। इको पॉइंट में आपको कुंदाला लेक भी देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ का साफ पानी आपको एक एक अलग ही खूबसूरती दिखाता है। साथ ही यहाँ पर आप बोटिंग भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ में ही आपको देखने को मिलेगा अनाईमुदी। अनाईमुदी पीक
साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। ये अनामलाई माउंटेन रेंज को बिलोंग करती है और इसकी हाइट है 2700 मीटर्स। यहाँ पे ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, मगर उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। आगे बढ़ते हैं हम अरविकुलम नेशनल पार्क में। अरविकुलम नेशनल पार्क जाना जाता है नीलगिरी थार के लिए। नीलगिरी थार एक एंडेंजर्ड स्पीशी है जिसकी सुरक्षा के लिए अरविकुलम नेशनल पार्क में काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी के साथ हमें लॉयन टेल मकैक भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि अगेन एक एंडेंजर्ड स्पीशी है। इसके अलावा आपको और बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर अभी तक भी कई नई प्रजातियाँ ढूंढी जा रही हैं। अभी बहुत रिसेंटली ही यहाँ पर फ्रॉग की कई नई प्रजातियाँ खोजी गई हैं। तो है ना ये एक बहुत ज़्यादा मस्ट विजिट प्लेस। आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं हम मुट्टापेटी डैम की ओर। मुट्टापेटी डैम एक रिजर्वॉयर एरिया है जहाँ पर लेक बनी है रिजर्वॉयर के पानी से, और ये लेक जो है एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे डेवलप की गई है जहाँ पे लोग बोटिंग का आनंद उठाते हैं। डैम की भव्यता तो देखते ही बनती है, परंतु जो लेक की प्राकृतिक सुंदरता है वो भी अपने आप में बहुत मज़ेदार है। आगे चलते हैं हम टी म्यूजियम की ओर, क्योंकि यहाँ पर मुन्नार जाना जाता है अपने टी गार्डन्स के लिए, और इसी कड़ी को सबके सामने लाने के लिए टाटा टी ने एक म्यूज़ियम डेवलप करा है जहाँ पर टी प्रोसेसिंग के सारे पॉइंट्स, सारे जो जो चरण हैं वो पूरे यहाँ पर दिखाए गए हैं। किस तरह की मशीनें यूज़ की जाती हैं, कैसे ये हरी हरी चाय हमारे घरों तक पहुंचती है डब्बों में पैक हो करके, ये पूरा प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं और लुत्फ़ उठा सकते हैं कई तरह की चाय का। इसके बाद हम चलते हैं चीना कनाल डैम रिजर्वायर की तरफ। चीना कनाल भी डैम का ही रिजर्वायर है, बट अगेन इसको भी टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे डेवलप किया गया है। और इसी तरह से अनाईरांगल भी आपका डैम रिजर्वायर एरिया ही है, मगर यहाँ पर अगर आप लकी हैं तो आपको जंगल में घूमते हुए हाथियों के झुंड दिखाई ज़रूर दे जाएंगे। इसके बाद में हम बढ़ते हैं वाटरफॉल्स की ओर। अगर हम सह्याद्री की बात करें और वाटरफॉल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आपको कई सारे छोटे बड़े वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे और इनमें से बहुत सारे पिकनिक स्पॉट के तौर पर डेवलप भी किए गए हैं जहाँ पर आप बोटिंग का आनंद उठा सकते हैं और स्पेंड कर सकते हैं बहुत सारा क्वालिटी टाइम नेचर की नज़दीकी में। अब बढ़ते हैं हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना की तरफ, जिसका नाम है नीलकुरिंजी फ्लावर्स। नीलकुरिंजी फ्लावर्स मलयालम भाषा में अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें तो उसका मतलब है ब्लू फ्लावर्स, और इन्हीं ब्लू फ्लावर्स के ऊपर नीलगिरी माउंटेन्स को उनका नाम मिला है। क्या खासियत है इस नीलकुरिंजी में? नीलकुरिंजी फ्लावर्स 12 साल में एक बार खिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये 12 साल में एक बार खिलते हैं और जब ये खिलते हैं तो ये पूरे के पूरे मन्नार की पहाड़ियों को अपने पर्पलिश ब्लूइश कलर से ढक देते हैं और ऐसा लगता है कि पूरे पर्वत जो हैं वो इंडिगो कलर में चेंज हो गए हैं, और इसीलिए नीलगिरी को नीलगिरी कहा जाता है। और 12 इयर्स में होने वाले इस फिनोमिना को देखने के लिए इंडिया से ही नहीं, फॉरेन से भी लाखों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। लास्ट टाइम ये ब्लॉसम हुआ था 2018 में, तो अब नेक्स्ट होगा 2030 में। तो अगर आप जाना चाहते हैं साउथ इंडिया तो 2030 को ज़रूर अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए ताकि आप भी ये यूनिक फिनोमिना देख सकें। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बहुत सारे तरह का स्पाइस, तो जब आप वापस आएँ तो टेस्टी टेस्टी स्पाइसेस अपने साथ लाना ना भूलें। तो कैसी रही आज की यात्रा? तो अब बढ़े अपनी क्लास की ओर। थैंक यू पूनम नेगी मैडम। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने जो हमारी भारत दर्शन यात्रा उसका आनंद लिया और आपको भी बस ये मन हो गया होगा कि हमें कहाँ जाना है। बहरहाल अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आज का जो हमारा चैप्टर है वो खनिज और ऊर्जा संसाधन है, और उसका एक जो पिछली क्लास में हमने इसका कुछ पार्ट्स किया था उसमें हमने बातें की थी कि भी खनिज क्या होते हैं और खनिजों को हम किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, धात्विक खनिज या धात्विक खनिज, और खनिजों की भारत में कौन कौन सी मुख्य पेटियां हैं, किन किन जगहों पर खनिजों का संकेंद्रण है, वो सारी बातें हमने इसमें कर ली थी।
और जो हमारे धात्विक और अधात्विक खनिज थे उन पर भी हमने विस्तार से चर्चा कर ली। तो आज की जो हमारी जो कक्षा का फोकस रहेगा वो हमारे ऊर्जा संसाधन रहेंगे या ऊर्जा खनिज रहेंगे, तो उनको लेकर हम आज आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि ऊर्जा खनिज या ऊर्जा संसाधन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संसाधन किसी देश के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं और आज के युग को अगर हम देखें तो वो सब ऊर्जा संसाधनों का ही युग कहलाता है, क्योंकि ऊर्जा का उपयोग सभी क्रियाकलापों में, जैसे घरों में खाना पकाना, कृषि कार्य में, परिवहन में, उद्योगों में, अर्थात अर्थव्यवस्था का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता है। और ऊर्जा का जो उत्पादन है वो आज किसी देश के आर्थिक स्तर को स्पष्ट करता है। जितना अधिक ऊर्जा का उत्पादन है, उपभोग है, वो उसको उतना ही विकसित माना जाता है। हम ऊर्जा के साधनों को कई प्रकार से वर्गीकृत करके बात कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के गैर वाणिज्य स्रोत, जो जिनमें जलाऊ लकड़ी, गोबर के उपले, काठ, कोयला आदि, ये ऐसे जो गैर वाणिज्य स्रोत कहलाते हैं। ऐसे ही दूसरे वाणिज्य स्रोत होते हैं जिनमें कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये गैर वाणिज्य स्रोत कहलाते हैं। इसी तरह से हम ऊर्जा के संसाधनों को एक वर्गीकरण उसका नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन उनको कहा जाता है कि जिनको हम जिनका हम पुनः उत्पादन कर सकते हैं या जिनको हम रीयूज कर सकते हैं और उनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन उनको कहा जाता है कि जो एक बार इस्तेमाल के बाद में समाप्त हो जाते हैं। जैसे आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, तो ये प्राकृतिक गैस है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि एक बार इस्तेमाल होते हैं और ये समाप्त हो जाते हैं। नवीकरणीय संसाधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा ये आते हैं। तो इसी तरह से एक वर्गीकरण हम ऊर्जा के संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों के रूप में भी कर सकते हैं कि हमारे परंपरागत ऊर्जा के साधन कौन कौन से हैं और गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। तो परंपरागत स्रोतों में कोयला, जब हम परंपरागत स्रोतों की बात करते हैं तो कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। तो शिक्षार्थियों, ये परंपरागत स्रोत समाप्त संसाधन है, ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे और इनके प्रयोग से हमारे पर्यावरण का भी ह्रास होता है, क्योंकि जब इनको जलाते हैं तो इनसे विभिन्न प्रकार की गैस, धुआं, धूल, ये सारे उत्पन्न होते हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह से दूसरा जो वर्ग है गैर परंपरागत स्रोतों का, इनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये अपरंपरागत स्रोत हैं और इनकी विशेषता ये है कि ये संसाधन कभी समाप्त ना होने वाले और ये सारे संसाधन पर्यावरण के हितैषी माने जाते हैं। तो आज हमारी जो पॉलिसीज हैं और जो हमारा ध्यान है वो सारा गैर परंपरागत संसाधनों के विकास पर है, क्योंकि हमारी ऊर्जा के साधनों की पूर्ति होती रहे और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। यही हमारे जो सतत पोषणीय विकास है उसका ध्येय भी है। और अभी अभी हमने बात की थी कि जो ऊर्जा के जो साधन है ये हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, इनको सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। तो चलिए हम पहले इनको देख लेते हैं। आपके ये जो एक डायग्राम है इसमें आपके ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों को दिखाया गया है। इसमें लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये आपके परंपरागत साधन है और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये आपके गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। कभी कभी आप इनमें डिफेंस की भी बात की जाती है कि इनमें दोनों में अंतर क्या है, तो आप इनके नाम से अंतर बता सकते हैं, इनकी प्राप्ति में या अवेलेबिलिटी में क्या अंतर है उसके आधार पर भी इनमें अंतर कर सकते हैं और पर्यावरण के प्रभाव पर भी एक अंतर इसमें किया जा सकता है। जब हम परंपरागत साधनों की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले की। कोयला ऊर्जा का ऐसा संसाधन है जो सबसे परंपरागत माना जाता है और इसका इस्तेमाल बहुत पहले से भारत में होता आ रहा है। ये एक महत्वपूर्ण खनिज है और इससे हम बहुत सारा उसका उपयोग करते हैं विद्युत उत्पादन में और लोहा प्रगलन में। लोहा प्रगलन में दो तरीके से इस्तेमाल होता है, कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग होता है और भट्टियों में भी जलाया जाता है। रेलवे में बहुत बड़े पैमाने पर जो कोयले का इस्तेमाल होता था, अब तो डीजल इंजन और विद्युत से चलने वाले इंजन आ गए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए ये संसाधन होता है। भारत में कोयले के विशाल भंडार हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें प्रकृति ने अच्छी विशाल मात्रा में कोयले के भंडार दिए हैं और विश्व में हम चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा कोयला भंडार रखते हैं। उत्पादक की दृष्टि से भी हमारा तीसरा स्थान है।
भारत में अगर कोयले की हम बात करें तो भारत में कोयले के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार का कोयला भारत में निकाला जाता है, जिसमें एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। ये 4 प्रकार के हैं। इनमें सबसे जो हाई क्वालिटी का है वो एंथ्रेसाइट कोयला कहलाता है। बिटुमिनस या कोपकारी कोयला जो है ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं इस्पात के बनाने में और उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 4 प्रकार हैं भारत में कोयले के जो पाए जाते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। अगर कोयले के भंडारों की हम बात करें तो भारत में जो कोयले के निक्षेप हैं उनका 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का है तथा गैर कोपकारी श्रेणी का है। और ये भारत में 2 काल की जो चट्टानें हैं, दो काल के जो शैल क्रम है उनमें पाया जाता है। पहला गोंडवाना क्षेत्र में और दूसरा टर्सरी के काल के जो निक्षेप हैं शैलों के, उनमें कोयले के भंडार मिलते हैं। और इनको 2 भागों में बांट कर हम इनके वितरण की बात कर सकते हैं। जो गोंडवाना निक्षेप हैं, ये मुख्यतः जो भारत का जो गोंडवाना, जो प्राचीन गोंडवाना लैंड है, उसका जो पार्ट है भारत का, जो जिसको हम दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं, उसमें इसके निक्षेप अधिक पाए जाते हैं। और भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है वो नदियों की घाटियों में है। इनमें भी सबसे प्रमुख दामोदर नदी घाटी बसती है। दामोदर नदी घाटी में रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, जो झारखंड पश्चिम बंगाल की जो कोयला पट्टी है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छे कोयले के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ की जो प्रमुख खदानें हैं वो रानीगंज है, झरिया है, बोकारो है, गिरिडीह। ये इस क्षेत्र की प्रमुख कोयले की खदानें हैं। झरिया यहाँ पर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और उसके बाद रानीगंज। तो ये 2 बड़े कोयला क्षेत्र इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा दामोदर नदी के अलावा और भी कई सारी नदियां हैं जिनकी घाटियां कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इनमें गोदावरी नदी की घाटी, महानदी घाटी, सोन घाटी। तो इनमें भी कोयले का खनन होता है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में सिंगरौली, छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तलचर तथा रामपुर, महाराष्ट्र में चांदा और वर्धा, कामपट्टी और बांदेर, तेलंगाना में सिंगरैनी और आंध्र प्रदेश में पांडुर। ये कुछ जगहें हैं जहाँ पर कोयला का खनन विभिन्न नदियों की घाटियों में किया जाता है। अगर आप देखें तो ये वो सारा क्षेत्र है जो गोंडवाना क्षेत्र का कोयला क्षेत्र कहलाता है। ये आपके मानचित्र पर इसको आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये अलग अलग नदियों की घाटियों में है। इनमें दामोदर नदी की वैली में ये आपके झरिया और बोकारो, रानीगंज क्षेत्र हैं। ऐसे ही सोन नदी की वैली में, महानदी घाटी में, गोदावरी की घाटी में, सतपुड़ा बेसिन। तो ये जगहें हैं जो छोटे नागपुर के पठार के आसपास हैं। और ये एक भारत का विशाल और पुराना कोयला क्षेत्र कहलाता है जो गोंडवाना सैड क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। इनकी आपके जो खदानें हैं वो भी आपको याद हो गई होंगी, आपके ध्यान है। रानीगंज, झरिया यहाँ की सबसे बड़ी कोयला खदानें हैं। दूसरा जो हमारा कोयला क्षेत्र है वो टर्शरी काल की जो हमारी चट्टानों के निक्षेप उनमें पाया जाता है। और यह कोयला असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, नागालैंड में पाया जाता है। यहाँ अगर हम देखें तो दारनगिरी, चेरापूंजी, मेवलान तथा लैंगरिंग ये मेघालय में है। माकुम तथा ऊपरी असम ये असम में है। और नजीरा, नामचिक, नामथोक ये अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं। और कालाकोट जम्मू कश्मीर में। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर टर्शरी काल का की चट्टानों में कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अगर हम देखें तो भूरा कोयला, जिसे हम लिग्नाइट कोयला भी कहते हैं, तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में, तटीय क्षेत्रों में, पांडिचेरी में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तमिलनाडु में एक जगह है सेलम, वहाँ पर आपका लिग्नाइट कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। और जो पीट कोयला है भारत में वैसे तो ना के बराबर निकाला जाता है, लेकिन यह भी नीलगिरी की पहाड़ियों में, पश्चिम बंगाल और कश्मीर घाटी में पाया जाता है। तो इस तरह से हम कोयले के जो क्षेत्रों का, कोयले के प्रकार के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोयले का उपयोग क्या है, कोयले के प्रकार क्या हैं और कोयले का भारत में वितरण किस प्रकार से, कौन कौन से प्रमुख खाने हैं, ये बात आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहाँ पर हमारे साथी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए मौजूद हैं। और ये आपका मानचित्र है जो आपका टर्सरी काल के कोयले क्षेत्र को दर्शा रहा है। इसमें आपकी जो असम का जो सारा क्षेत्र है उसमें इसमें दर्शाया गया कि यहाँ पर जो टर्सरी युग की जो चट्टानें उनमें कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ये इस मानचित्र में कोयले के क्षेत्र, कोयले की जो प्रमुख खदानें हैं उनको दिखाया गया है। बोकारो, झरिया, रानीगंज, तलचर, कोरबा, सिंगरौली, सिंगरैनी,
नेवेली। तो ये कुछ जो जगहें हैं जो इनको हैं, आप इनको मानचित्र में देख सकते हैं, इनको मार्क कर सकते हैं और इनको की लोकेशन को भी पहचान सकते हैं कि कौन सी खदान या कौन सा खनन क्षेत्र किस राज्य में है। इसको कोरिलेट करके भी आप उसको देख सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो आप फटाफट अपने चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि भारत में उत्तम गुणवत्ता वाले कोयले का क्या नाम है। कोयले की जो अच्छी क्वालिटी है उसका क्या नाम है? प्लीज आप जो है फटाफट जल्दी से अपने चैट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। प्रेमलता धनखड़ का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आ गया है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, ये सही है या गलत? इसका आंसर भी बच्चों ने अपने आप दे दिया है। बेटा गोंडवाना जो है ये कोयला क्षेत्र है, कोयला का प्रकार नहीं है, तो थोड़ा चेक करके चलें। वेरी गुड, लगभग सभी बच्चों के आंसर एकदम करेक्ट आ रहे हैं। थैंक यू। तो इससे लगता है कि आपके सारा कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो हमारा दूसरा जो हमारा परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत है वो है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम अपनी दुर्लभता और विविध उपयोगों के लिए इसको आज के युग में तरल सोना कहा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है किसी देश की इकोनॉमी के लिए कि इतना महत्व सोने का भी नहीं है जितना मूल्यवान इसको माना जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे उपयोग हैं और ये थोड़ा सा भारत में इसकी उपलब्धता जो है वो कम है। तो अपनी दुर्लभता और उसके विविध उपयोगों के लिए इसको हम तरल सोना भी कहते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि कच्चा पेट्रोल द्रव और गैस अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है तथा इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में काफी भिन्नता पाई जाती है। ये मोटर वाहनों, रेलवे, वायुयानों, अंतर्दहन इंजनों के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इससे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, विमानों के ईंधन ये तो बनते ही हैं। इसके साथ साथ इसमें जो भारत में जितना भी पेट्रो रसायन उपयोग, जैसे उर्वरक बनाना, कृत्रिम रबर बनाना, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, साबुन, मोम और बहुत सारी जो हमारे जो कॉस्मेटिक्स की जो सामग्री, सौंदर्य प्रधान सामग्री है, इसका निर्माण भी इसी से किया जाता है। तो ये बहुत ही मूल्यवान और बहुउपयोगी सोर्स है, जो ऊर्जा के साधन के रूप में भी और बहुत सारे उद्योगों में जिनको पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से उनमें कच्चे माल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के युग में पेट्रोलियम की महत्ता को देखते हुए इसको काला सोना कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है। जब हम इसके उपयोग की बात करते हैं तो देखिए आपकी स्लाइड्स पर आपके इसके उपयोग के दिखाया गया है। अर्थव्यवस्था के बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का, हेल्थ एंड मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। क्लॉथ और जो कपड़े और जो आप चीज़ें पहनते हैं इनका निर्माण, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण इससे होता है। ब्यूटी जो प्रोडक्ट्स आपके होते हैं, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये बहुत सारे आइटम जिससे पेट्रोलियम पदार्थों से बनाए जाते हैं। स्पोर्ट्स के जो बहुत सारे सामान हैं उनका भी इसी से निर्माण किया जाता है। तो पेट्रोलियम पर ऊर्जा के स्रोत के रूप के साथ साथ ये एक बहुत बड़े जो औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करता है और बहुत सारे उद्योगों को कच्चा माल भी प्रोवाइड कराता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ऊर्जा का एक संसाधन है। जब हम इसके बात करते हैं, इसके उत्पादन की बात करते हैं, तो अपरिष्कृत जो पेट्रोलियम है, अपरिष्कृत पेट्रोलियम उसको कहा जाता है जो धरातल से निकलता है। वो टर्शरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। आप ये ध्यान रखेंगे कि जो कोयला था उसका ज्यादातर जो भाग था वो गोंडवाना प्राचीन चट्टानों में वो मिल रहा था, लेकिन जो पेट्रोलियम का जो उत्पादन है टर्शरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। उसको जीवाश्म ईंधन हम कहते हैं क्योंकि कोयले का निर्माण भी और पेट्रोलियम का निर्माण भी वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों के चट्टानों में दबने से होता है। तो मुख्यतः जो हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो ये अवसादी शैलों में पाया जाता है। और भारत में अगर हम देखें तो व्यवस्थित ढंग से जो तेल की खोज और उत्पादन का जो कार्य है 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, भारत में एक संस्था बनी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 1956 में, इसके स्थापना के बाद से शुरू हुआ। उससे पहले तो असम में डिगबोई एकमात्र हमारा खनिज तेल उत्पादन का एक क्षेत्र था। उसके बाद में इन्होंने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के माध्यम से रिसर्च का काम, तेल की खोजने का काम शुरू हुआ। और हाल के वर्षों में जो देश के
दूरतम पश्चिमी और पूर्वी तट जो हैं क्षेत्र हैं, उनमें तेल के भंडारों का हमें पता लगा है। असम के अलावा इस क्षेत्र में जो असम तेल क्षेत्र है, जो पुराना तेल क्षेत्र भारत का माना जाता है, इसमें डिगबोई, नहरकटिया, ये मोरान, ये प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। दूसरा जो भारत में खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है, वो गुजरात का क्षेत्र कहलाता है। इसमें अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाणा, नवागांव, कोसाबा और लुनेज ये प्रमुख तेल क्षेत्र। तो अगर हम देखें तो तीन बातें आप ध्यान रखेंगे कि ये जो पेट्रोलियम का उत्पादन है, ये अवसादी शैलों में होता है। दूसरी बात ये 1956 के बाद जब तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई, तो तब से इसके उत्पादन में तेजी आई है। उससे पहले मात्र असम में हमारा एक डिगबोई तेल क्षेत्र था, और अब भारत के पूर्वी तटों पर जो हमारे नदियों के बेसिन है, उनमें तेल के भंडारों का पता लगा है। तेल का जो ये खनिज तेल का जो उत्पादन है, इसके भारत में दो क्षेत्र हैं। असम तेल क्षेत्र, जिसमें डिगबोई, नहरकटिया और मोरान ये प्रमुख क्षेत्र हैं। ऐसे गुजरात का जो खनिज तेल क्षेत्र है, इसमें अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाणा, नवागांव ये प्रमुख क्षेत्र। हमारे मुंबई से लगभग 160 किलोमीटर अंदर अब तटीय क्षेत्र में मुंबई हाई, जो आज देश का सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र, इसकी खोज हुई 1973 में, और 1976 में इससे उत्पादन शुरू हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र भारत का है। जब हम खनिज तेल की चट्टानों की बात करते हैं, तो उसका आपको ये डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है कि अवसादी चट्टानों में वनस्पति, जीव जंतुओं के जो अवशेष हैं, उनसे इसकी स्थापना होती है। और जो ये एक रिजर्व के रूप में नीचे पर्वतदार चट्टानों में भी, या टर्सरी काल की जो अवसादी चट्टानें हैं, उसमें इसका भंडार इसके पाए जाते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को पूर्वी तट पर जो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों के जो बेसिन है, इनमें तेल भंडारों का पता चला है। एक बात यह है कि जो खनिज तेल निकाला जाता है, जिसको हम सीधा प्राप्त करते हैं खनन के द्वारा, उसको हम सीधे इस्तेमाल में नहीं ला सकते। इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, तो प्रयोग से पहले हमें इसको साफ करना पड़ता है, शोधित करने की आवश्यकता होती है। और खनिज तेल के जो शोधन का कार्य है, ये तेल शोधन कारखानों में किया जाता है, जिनको हम तेल शोधन कारखाने कहा जाते हैं। और भारत में बहुत सारे तेल शोधन कारखाने हैं। लगभग 21 तेल शोधन कारखाने या तेल शोधनशालाएं भारत में काम कर रही हैं। और ये दो प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं। एक बाजार आधारित है, जो तेल के बाजारों में स्थित हैं, जहाँ पर तेल की डिमांड है। और दूसरी जो हमारी तेल शोधनशालाएं हैं, वो क्षेत्र आधारित है, जहाँ पर तेल उत्पादन किया जाता है। तो ऐसी जो रिफाइनरीज है या तेल शोधनशाला है, जो वहीं स्थापित है जहाँ पर तेल का उत्पादन होता है, तो क्षेत्र आधारित रिफाइनरी कहते हैं। जैसे आपका डिगबोई है, या दूसरा आप और बहुत सारी आप देख सकते हैं, जामनगर है, कोयली है, नुमालीगढ़ है, ये क्षेत्र आधारित आपके तेल शोधन कारखाने। बैरोनी, मथुरा, पानीपत, क्योंकि ये उन क्षेत्रों में है जहाँ तेल का उत्पादन नहीं होता, लेकिन इन क्षेत्रों में तेल की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर स्थापित है। तो इनको हम बाजार आधारित तेल शोधनशालाएं कह सकते हैं। आपकी जो स्क्रीन पर ये उदाहरण चित्र दिए हुए हैं, बैरोनी रिफाइनरीज का है, तो इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम करती है, या क्या इसका, जब आप कहीं घूमने जाएं बिहार में, तो आप बैरोनी जा सकते हैं, देख के आ सकते हैं कि भाई ये हमारी जो रिफाइनरीज है, ये किस तरह से काम करती है और कहाँ पर ये स्थित है। ऐसे ही मुंबई हाई और अंकलेश्वर, ये वो तेल क्षेत्र है जहाँ पर तेल का उत्पादन हो रहा है। तो ये कुछ जगहें हैं, जब आप जाए तो ज्योग्राफी का स्टूडेंट्स होने के नाते आप उनको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब हम भारत में कच्चे तेल के उत्पादन की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो उत्पादन क्षेत्र भारत में मुंबई हाई है, जो लगभग 65% तेल का उत्पादन करता है। गुजरात में 17.6%, असम में 15% के करीब, और इसके अलावा तो फिर बहुत छोटे छोटे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, इनमें तेल का उत्पादन होता है। तो तीन बड़े क्षेत्र भारत में खनिज तेल उत्पादन के हैं, मुंबई हाई, गुजरात और असम। तो इनमें तेल का उत्पादन होता है। ये रिफाइनरीज हैं, जो तेल शोधनशालाएं जहाँ जहाँ पर हैं, इनकी आप लोकेशन देख सकते हैं। और इनको आप देख सकते हैं कि क्षेत्र में कौन कौन सी हैं। जामनगर है, कोयली है, मुंबई है, और इसी तरह से ये आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, असम से नुमालीगढ़ है, डिगबोई है, और बैरोनी, मथुरा, बीना, पानीपत, भटिंडा, ये जो है आपकी, ये बाजार आधारित है। और एक फिनोमेना आपको और नजर आ रहा होगा मैप को देखने से, कि जो हमारे समुद्री तटों पर जो पत्तन है, उन पर भी हमारी रिफाइनरीज बनी हुई है। तो ये हमारी देशों से कच्चा तेल आयात करके, उसको शोधित करके, फिर उसको निर्यात करने का कार्य करती हैं। तो ये आपकी पत्तनों पर स्थित हमारी रिफाइनरीज हो सकती हैं। तो आप इसको
इस तरह से देख सकते हैं। ये प्रमुख तेल क्षेत्र हैं भारत में, जहाँ जहाँ पर तेल पाया जाता है उसका ये मैप आपके सामने है, तो आप इसको देख सकते हैं। असम तेल क्षेत्र और गुजरात तेल क्षेत्र के जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं उनको आप इसमें नामांकित कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। अगला जो हमारा सोर्स है वो है प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस की जब हम बात करते हैं तो भारत में गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 में हुई, और ये सरकार द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो गैस के उत्पादन और उसका विपणन या परिवहन का कार्य करता है। जो प्राकृतिक गैस है इसका जो उत्पादन है लगभग उन सभी क्षेत्रों में होता है जहाँ से तेल प्राप्त किया जाता है, जिसको खनिज तेल के जो क्षेत्र है वहीं पर गैस के भंडार भी पाए जाते हैं। और अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो इसके जो भंडार हैं वो तमिलनाडु के पूर्वी तट, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, त्रिपुरा में, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इसके अपतटीय क्षेत्रों में हमें प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। भारत में गैस की आपूर्ति और उत्पादन में बहुत बड़ा अंतर है। जितनी हमारी उत्पादन है और जितनी हमारी डिमांड है उसमें काफी अंतर है। हम अपने मांग से बहुत कम मात्रा में इसका उत्पादन करते हैं, तो इसलिए हमें गैस का विदेशों से आयात करना पड़ता है। और आपने अखबारों में और टेलीविजन पर सुना होगा कि ईरान से गैस आयात करने के लिए एक लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जो पाइपलाइन के द्वारा गैस का वहाँ से प्रस्ताव है और उसकी पूर्ति को बढ़ाने की एक योजना है। ये आपके गैस उत्पादन का चित्र है कि किस तरह चट्टानों में गैस का भंडार एकत्रित होते हैं और वो इसमें एकत्र होते हैं। तो इसी तरह से ये अब तक जो मैंने डिस्कस किए हैं, ये आपके 3 मैंने जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, इन पे बात की है। अब आगे जो हम चलते हैं तो हम उन ऊर्जा के स्रोतों को ले लेते हैं जिनको हम गैर परंपरागत या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है, इनको देख लेते हैं। और ये इनकी विशेषता ये है कि ये सर्वसुलभ हैं, सदा रहने वाले हैं और पर्यावरण के हितैषी हैं। ये 3 बातें आप इनके ध्यान में रखेंगे कि सब जगह उपलब्ध हैं और कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं और ये पर्यावरण के हितैषी कहलाते हैं। तो ये 3 विशेषताएं इनकी इन संसाधनों की हैं। इनमें जब हम बात करते हैं तो इनकी विशेषताओं के आधार पर ही इन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आधार माना जाता है। ये पर्यावरण के अनुकूल हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, कम लागत से ये प्राप्त किए जा सकते हैं। इनको जो उत्पादन इनका वो इनकी टेक्नोलॉजी आसान है और ये अनंतहीन है, कभी समाप्त नहीं हो सकते, समान रूप से वितरित हैं, हर जगह अवेलेबल है। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं हैं जो इनको परंपरागत स्रोतों से अलग करती हैं। इनमें नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ये संसाधन पहला संसाधन है। और नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में हम देखते हैं यूरेनियम, थोरियम जो खनिज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो यूरेनियम के जो भंडार है बिहार में, सिंह भूमि में, राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू में, और मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले में, महाराष्ट्र में भंडारा में, हिमाचल के कुल्लू में पाए जाते हैं। थोरियम मुख्यतः हमारा केरल और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़े जो भंडार मोनाजाइट बालू के हैं वो केरल में है, और उड़ीसा और महानदी, उड़ीसा में महानदी के डेल्टे में भी ये पाए जाते हैं। इस समय भारत में जो हमारे नाभिकीय ऊर्जा केंद्र हैं वो महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में रावत भाटा, तमिलनाडु में कलपक्कम, उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में कैंगा और गुजरात में काकरापारा। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई और ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान था 1954 में स्थापित हुआ, और 1967 में इसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में इसको पुनः स्थापित किया गया। तो ये हमारे जो परमाणु ऊर्जा का जो उत्पादन है उसके केंद्र हैं। मानचित्र में आप इनको देख सकते हैं, जो रेड कलर से जो पॉइंट्स दिखाए गए हैं ये हमारे भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। इनको आप नामांकित कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। अगला जो हमारा जो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है वो सोलर एनर्जी है या सौर ऊर्जा, और इसे भविष्य के ईंधन के तौर पे देखा जा रहा है। भारत में ऐसी संभावनाएं हैं कि ये ऊर्जा का एक बहुत बड़ा सोर्स भारत में हो सकता है यदि हम इसको के बारे में रिसर्च करें और इसके इस्तेमाल को बढ़ाएं और सर्वसुलभ इसको बनाएं। सूर्य की किरणों से ये फोटोवोल्टाइक जो तकनीक है इसके माध्यम से इसको ऊर्जा में परिवर्तित करना ही सौर ऊर्जा कहलाती है। और सौर ऊर्जा जो अन्य सभी एनर्जी स्रोतों सबसे अधिक लाभदायक, यह खनिज तेल और कोयले से 7% और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। जब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो ये लागत प्रतिस्पर्धी है, पर्यावरण के बहुत ही अनुकूल है, इसके निर्माण आसान है और ये सब जगह उपलब्ध है। भारत की जलवायु इस प्रकार की है
कि पर्याप्त मात्रा में पूरे वर्ष हमें सोलर एनर्जी प्राप्त हो सकती है। तो फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा हम धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित कर सकते हैं। और आज तो आप इसके जगह-जगह इसके प्लांट लगे हुए देख सकते हैं आपके मेट्रो स्टेशन पर, दिल्ली में तो बहुत सारी जगहों पर रेड लाइट्स के आसपास के एरियाज में बहुत सारे इसके उपयोग का आप देख सकते हैं। जब हम ये देखते हैं तो इसमें का जो उपयोग है ये हीटरों में, और जो हमारी ये जो फसलें हैं किसान को सुखाने में और खाना बनाने के कुकर वगैरह में इनका प्रयोग किया जाता है। अगर क्षेत्रों की बात करें तो भारत में के पश्चिमी भागों में, गुजरात में, राजस्थान में सौर ऊर्जा का के अधिक विकास की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो आसमान साफ रहता है और वर्ष के अधिक दिनों सूर्य की जो उपलब्धता है, वो एनर्जी की जो उपलब्धता है वो अधिक है। भारत का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा केंद्र है वो भुज के निकट माधेपुरा में स्थित है, और यहाँ पर दूध के जो बड़े बड़े बर्तन हैं उनको रोगाणुमुक्त किया जाता है, और ये प्लांट काफी समय से कार्य भारत में कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सौर ऊर्जा को, सूर्य की किरणों को हम ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसमें पहले एक फोटोवोल्टाइक तकनीक के द्वारा ये सूर्य की जो किरणें हैं उनको एकत्र करके उससे नीचे जो बैटरी वगैरह से उसको चार्ज किया जाता है और ऊर्जा का उत्पादन इस तरह से किया जाता है। तो ये चित्र में आपके सामने इसका उत्पादन की तकनीक को दर्शाया गया है। अगला जो हमारा एनर्जी का जो स्रोत है वो है पवन। तो ये भी सूर्य के समान ही या सौर ऊर्जा के समान ही सर्वसुलभ है और भारत में हर जगह उपलब्ध है, और पूरे वर्ष सब जगह पर ये उपलब्ध संसाधन है। और मजे की बात यह है कि जो पवन है इससे ऊर्जा में परिवर्तन करने की जो तकनीक हो बिल्कुल सरल है। हम पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में आसानी से बदल सकते हैं। स्थानीय हवाओं को टरबाइन चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है और भारत में इसका उत्पादन हो भी रहा है। ये जब हम इसके लाभ की या इसके उपयोग की बात करते हैं तो सबसे बड़ा लाभ इसका ये है कि ये प्रदूषण मुक्त है, सस्ती है, सर्वसुलभ है और कभी भी समाप्त ना होने वाला ऊर्जा का ये संसाधन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सौर ऊर्जा के मुकाबले में इसकी जो तकनीक है ऊर्जा प्राप्त करने की वो बहुत आसान है। तो आपके सामने चित्र में दिखाई दे रहा है कि ऊर्जा का एक जो संयंत्र किस तरह से कार्य कर सकता है। सीधे ऊर्जा पवन को हम जो गतिज ऊर्जा कहलाती है उसको हम विद्युत ऊर्जा में इसको बदल सकते हैं। ये कुछ जगहें हैं जहाँ पर हमारे उसमें देश में जो पवन ऊर्जा के उत्पादन के जो केंद्र हैं, इनमें राजस्थान में, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी यहाँ पर दशाएं हैं सौर ऊर्जा, इसके पवन ऊर्जा के उत्पादन, और काफी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उत्पादन हो भी रहा है। तमिलनाडु में तो एक पूरा एक बेल्ट है जहाँ पर इसका पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत ने पहले से ही पवन ऊर्जा का उत्पादन आरंभ कर दिया था और ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना भारत में चलाई जा रही है पवन ऊर्जा के लिए, जिसमें 45 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 250 वायु चलित टर्बाइनें स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। भारत में इस समय 12 अनुकूल स्थानों पर विशेष रूप से सागर तटीय क्षेत्रों में जो ये इसके केंद्र हैं वो स्थापित किए जाने हैं। और भारत का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, जो भारत का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय है, वो तेल के आयात बिल को कम करने के लिए पवन ऊर्जा के उत्पादन कार्य कर रहा है। एक बड़ी विशेष बात है कि खनिज तेल का जो हमारा बजट बढ़ता जा रहा है, बिल बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए पवन ऊर्जा के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की जो संभावित क्षमता है वो 50,000 मेगावाट की है, और इसमें हम 1/4 को आसानी से काम मिला सकते हैं। इस वक्त पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां भारत में मौजूद है। ये आपके स्क्रीन पर पवन ऊर्जा के जो संबंध में जो उत्पादन की जो वो स्लाइड दिखाई गई है कि 2005 और 6 में उत्पादन कितना था, फिर 6-7 में कितना हुआ, 7-8 में कैसे, 8-9 में। तो धीरे धीरे हम पवन ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी टेक्नोलॉजी और इसके संयंत्रों को भी आप देख सकते हैं। इसमें ये आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है। अगला जो हमारा ऊर्जा का जो स्रोत है वो ज्वारीय और तरंगीय ऊर्जा, जो महासागरों में, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ी तटरेखा हमारे पास समुद्रों की है, लगभग गुजरात से और आप पश्चिम बंगाल तक का जो हम क्षेत्र देखें ये सारा तटीय क्षेत्र है।
और यहाँ पर महासागरीय धाराएं और ज्वारीय जो तरंगे हैं वो ऊर्जा के एक अपरिमित भंडार के रूप में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भारत में 17वीं और 18वीं शताब्दी से ही ज्वारीय तरंगों और महासागरीय धाराओं को ऊर्जा में बदलने का प्रयास किया गया था, और इसको कुछ स्थानों पर इसके माध्यम से विद्युत उत्पादन भी किया जा रहा है। भारत के पश्चिमी तट पर वृहद ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी अपार संभावनाएं भारत में मौजूद है। लेकिन अभी तक भी हम जितनी मात्रा में इसका उपयोग हमें करना चाहिए और जितना हमारे पास तटीय क्षेत्र उपलब्ध है, जो हमारे पास संभावनाएं हैं, उसके हिसाब से हमने इस क्षेत्र में भी काफी अभी आगे प्रगति ज्यादा नहीं की है, जिसमें हमें प्रगति की जरूरत है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज्वारीय तरंगों से या जो समुद्री धाराएं उनके माध्यम से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। दिन में समुद्र का पानी 2 बार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, तो दोनों ही तरह से जब ऊपर उठे तो उस पानी से भी हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, जो वो बैक वापसी लौटता है तो उससे भी हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं प्लांट लगाकर। और आपकी स्क्रीन पर जो ये ज्वारीय ऊर्जा का जो उत्पादन है किस तरह से हो सकता है, उसका ये एक चित्र आपको दिखाया गया है। जब टाइड आता है, ज्वार आता है, तो पानी का फ्लो तेजी से आता है, तो टरबाइन घुमाकर हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और जब वो बैक होता है तो उस बैक से भी जाते हुए वाटर से भी या जाते हुए पानी से भी हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। और अपार संभावनाएं भारत में ऊर्जा की है, क्योंकि तटीय रेखा हमारे सामने दिखाई दे रही है, जिस पर ये ऊर्जा का उत्पादन विशाल मात्रा में किया जा सकता है। कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर ये ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, जो आपके मानचित्र में दर्शाई गई। इसके अलावा जो अगला हमारा गैर परंपरागत स्रोत है, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, जो धरातल के अंदर के टेम्परेचर को ऊर्जा में परिवर्तित करके प्राप्त की जाती है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो आप जानते हैं कि बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, निकलती है, और इसको हम विद्युत में परिवर्तित करके प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी क्योंकि ज्वालामुखी भारत में नहीं है और दूर है, तो धरातल के अंदर की जो ऊर्जा है उसको हम टरबाइनों के माध्यम से या और अलग प्रकार की तकनीक विकसित करके हम इसको ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपने देखा होगा मणिकर्ण में आप अगर कभी गए हो हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर गर्म पानी के जो स्रोत हैं, ऐसे स्रोत भारत में कई स्थानों पर पाए जाते हैं, उनसे भी हम ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। गर्म झरनों से गीजरों का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है, और मध्यकाल से ही इन स्रोतों का, झरनों का उपयोग होता भी आ रहा है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में स्थित है, और भूताप के उपयोग का पहला जो सफल प्रयास था विश्व स्तर पर, वो बायजे शहर यूएसए में हुआ था। तब से बड़े पैमाने पर यूरोप के देशों में तो भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। हमें भी इस ओर अधिक प्रयास करने की संभावना है और जरूरत भी है। तो ये क्षेत्र है भारत में जहाँ पर भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, और किस तरह से ये लद्दाख में का एक सीन है, आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का मणिकर्ण का है जहाँ पर भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मानचित्र आप देख सकते हैं। जैव ऊर्जा एक और स्रोत है गैर परंपरागत स्रोतों में, इसको भी हम देख सकते हैं कि जैविक जो उत्पाद होते हैं, जो शहरों का कूड़ा कचरा है, कृषि के अवशेष हैं, और औद्योगिक कारखानों से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा इस तरह से जो होता है, उससे ऊर्जा का उत्पादन करना, ये जैविक या बायो एनर्जी कहलाता है। जैव ऊर्जा ऊर्जा उत्पादन का एक संभावित स्रोत है। इसे विद्युत ऊर्जा तथा ताप ऊर्जा तथा खाना पकाने की गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। हमारे शहरों से जो ये कचरा निकलता है, इसके 2 लाभ इससे हो सकते हैं कि हम इस कचरे का निस्तारण बहुत आसानी से कर सकते हैं, ऊर्जा में परिवर्तित करके हम इसको ऊर्जा का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। ये अपशिष्ट और कूड़ा कचरा जो ऊर्जा पैदा करेगा, और ये ग्रामीण क्षेत्रों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं और जो गरीब लोग हैं उनको जो है उनको एक आधार प्रदान करेगा ऊर्जा उपलब्ध कराने। इससे हमारा पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो भी घट जाएगा, और जो जलाव लकड़ी और जो घरेलू ऊर्जा के उपयोग पर जो दबाव बढ़ता है वो भी इससे कम होगा। ये इसका लाभ। आपने गाँव में देखा होगा कि गोबर गैस प्लांट लगा के ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ऐसे ही शहरों में भी जो ये कूड़ा कचरा जो ये निकलता है, औद्योगिक कचरा जो निकलता है, अपशिष्ट निकलता है, इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। इसको खाना बनाने वाली गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। नगर पालिका कचरे के ऊर्जा में बदलने वाली की जो एक योजना वो भारत में है। आप अपने दिल्ली में देख सकते हैं कि ओखला में इस तरह की परियोजना चल रही है, जो कचरे
उससे जो शहर का जो कूड़ा कचरा निकलता है उससे ऊर्जा का उत्पादन उसमें किया जाता है। इसका ये चित्र आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर होता है। तो इस चित्र के माध्यम से हम ऊर्जा के उत्पादन की चीज को देख सकते हैं। तो छात्रों, अब बात आती है कि भाई ये सारे स्रोत हमने पढ़ लिए हैं कि ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे संसाधन है जिनके ऊपर हमारा जो देश का विकास है वो टिका हुआ है, और इनके ज्यादा इस्तेमाल करने से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी इन साधनों का ध्यान रखते हुए इन सभी खनिज संसाधनों का हमें संरक्षण करना है। इसमें हमें इनका पुनर्चक्रण करना है, इनके जो वैकल्पिक स्रोत हैं उनको खोजना है, और इनके जो उपयोग की तकनीक है उसमें इनको बहुत ही इफेक्टिव बनाना है, और हमें एक जनता में अवेयरनेस लानी है जो इनके उपयोग को को बिल्कुल एक सस्टेनेबल तरीके से इनको इस्तेमाल करें। तो ये हमें कुछ संरक्षण के उपाय करने हैं। और ऊर्जा संसाधनों के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन। अगर हम ऊर्जा जो हमें वर्तमान में उपलब्ध है इसकी हम बचत करें तो उसका ही वही ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है। और जैसी एक कैंपेन अब आजकल चल रही है युद्ध स्तर पर कि हम अपने पर्यावरण को भी प्रदूषण से बचाएं, और रेड लाइट्स पर अपने वाहनों को बंद करके हम ऊर्जा संसाधनों को बचत कर सकते हैं। ऐसे ही हम अपने घरों में जब बिजली का उपयोग देखें तो उसको हम कर सकते हैं। तो ये आज का सारा हमारा टॉपिक था जिसमें हमने ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों पर विस्तार से चर्चा की, और इनका संरक्षण कैसे हो सकता है उस पर भी हमने प्रकाश डाला है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें कोई ऐसी अब कोई क्वेरीज आपकी बचती है तो प्लीज आप हमें चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये हमारी होमवर्क की स्लाइड्स है। आपको ये होमवर्क करना है। जो आपको ये क्वेश्चंस आपके कुछ नजर आ रहे होंगे, इसमें कुछ ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं जिनको आपको थिंक करके सोच करके उनका आंसर बनाना है, देखना है। ये इनका इंग्लिश वर्जन है, इसको भी आप देख सकते हैं। बस इन्हीं के साथ आज की क्लास का हमारा समापन होता है। और मैं उन सभी सोर्सों का थैंक्स करता हूँ जो हमने इसमें यूज की हैं, और केवल हमारा जो उद्देश्य है उसको एक एकेडमिक या एजुकेशनल पर्पज से हमने उन्हीं वीडियोस को या जो भी वेबसाइट्स हैं उनका हमने इस्तेमाल किया, उनका स्पेशल थैंक्स हम बोलते हैं। और उन सभी गुरुजनों जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है, उनकी पुस्तकों को पढ़कर हमने लेक्चर तैयार किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी साथ में जो हमारी टीम है जो चैट बॉक्स में हमारी मदद करती है और चैप्टर्स के बनाने में भी हमें अमूल्य सुझाव देते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं के साथ बस मैं आपसे यही कहूँगा कि अगले हफ्ते के लिए हम एक नेक्स्ट अगला टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे, और उसके साथ आप उसको पढ़ के आए, तैयारी करके आए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास का समापन होता है। थैंक यू वेरी मच।